भारत की आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से विश्वास करेंगी कि कभी इस देश में चंद्रचूड़ जैसा महान व्यक्ति भी न्यायाधीश के पद पर बैठा था। संविधान का आदेश है कि न्यायपालिका का सम्मान किया जाना चाहिए, इसीलिए हम चंद्रचूड़ को महान कह रहे हैं। वास्तव में वे कितने महान हैं, ये निर्णय हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। किसी भी सभ्य मानव समाज में एडल्ट्री अर्थात व्यभिचार की अनुमति नहीं दी जाती। भारतीय संविधान की धारा 497 इस पर रोक लगाती है। ये धारा अंग्रेजों के समय बनी थी। इसमें कुछ विसंगतियां थी जिन्हें सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने इसे विधि आयोग के समक्ष भेजा था। लेकिन 27 सितंबर वर्ष 2018 को जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में व्यभिचार अर्थात विवाहितर संबंध रखने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। एक न्यायाधीश के रूप में वे क्या निर्णय देते हैं, ये उनका अधिकार है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अपने निर्णय को सही ठहराते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो तर्क दिए हैं वे आपको जानने चाहिए। अपने आदेश में जस्टिस चंद्रचूड़ लिखते हैं, यदि कोई महिला अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष से संबंध बनाती है तो यह उसकी इच्छा पर है। पति यदि इसमें रुकावट बनता है तो यह महिला की स्वतंत्रता और सम्मान का हनन है। यौन स्वायत्तता अर्थात सेक्सुअल ऑटोनॉमी संविधान प्रदत्त अधिकार है। महिला को इससे रोकना संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। इसी निर्णय में जस्टिस चंद्रचूड़ आगे लिखते हैं, लगता है कानून की धारा 497 विवाह की संस्था को बचाना चाहती है। महिला को पुरुष की संपत्ति की तरह माना गया है। यह धारा इस धारणा पर आधारित है कि विवाह में प्रवेश करते ही महिला अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अधिकार खो देती है। व्यभिचार को अपराध न मानते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन को उद्धृत किया है। संभवतः आपको याद आ गया हो, ये वही निवेदिता मेनन है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बता रही हैं कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा किया है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में पल्लवी जोशी की भूमिका इन्हीं निवेदिता मेनन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरित है। ऐसी महान विदुषी को कोट करते हुए चंद्रचूड़ जी लिखते हैं, निवेदिता मेनन अपनी पुस्तक सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट में कहती हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था समाज में महिलाओं की स्थिति के लिए दोषी है। उनके विद्वतापूर्ण कार्य से हमें पता चलता है कि बेडरूम और किचन जैसे व्यक्तिगत स्थान भले ही आपसी संबंधों का क्षेत्र हों, लेकिन इनके परिणाम सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। निवेदिता मेनन या चंद्रचूड़ इस वक्तव्य के बहाने क्या कहना चाहते हैं, ये हमारी समझ से परे है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रोफेसर को उसकी देश विरोधी गतिविधियों के लिए जेल में होना चाहिए था, उसकी बातों को भारत की सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उद्धृत किया जा रहा है। वह भी एक ऐसा निर्णय जिसका संबंध पारंपरिक भारतीय समाज के उन लोगों से है जो गांवों, देहातों और छोटे शहरों में रहते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ पेशे से जज हैं। उनका काम संविधान की मर्यादा में रहते हुए विवादों को सुलझाना है। लेकिन व्यभिचार की अनुमति देने वाले इस निर्णय में वे कहते हैं, मानव की कामुकता उसकी पहचान का अनिवार्य पहलू है। कामुकता के विषय में विकल्प अभिव्यक्ति की मानवीय इच्छा को दिखाते हैं। लैंगिकता केवल शारीरिक विशेषता नहीं है, इसका संबंध इच्छित व्यक्ति से अंतरंग संबंध बनाने की उत्सुकता भी है। किसी से शारीरिक अंतरंगता उसकी पसंद का लक्षण है। संविधान हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है कि वह आपसी सहमति से संबंध बना सकता है। मानव व्यक्तित्व को कामुकता से अलग नहीं किया जा सकता। अपनी यौन इच्छा पूरी करने की योग्यता सुख की प्राप्ति है। यौन संबंधों में स्वायत्तता मानव अस्तित्व का महत्वपूर्ण भाग है। आप इस पूरे वाक्यांश को कानूनी भाषा में लिखी मस्त राम भी कह सकते हैं। सरल भाषा में इसका अर्थ है,
कि रिश्ते नाते, शादी ब्याह, सामाजिक मर्यादाएं जाए भाड़ में। जब भी कोई पसंद आए तो उसके साथ यौन संबंध में जुट जाओ। भारत का संविधान तुम्हें इसकी अनुमति देता है। परिवार किसी राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई होता है। यदि परिवार स्वस्थ है तो समाज और अंततः राष्ट्र भी सशक्त होता है। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ अपने निर्णयों में परिवार व्यवस्था के बड़े विरोधी प्रतीत होते हैं। वे कहते हैं, लेखिका कैथरीन मैकिनन हमें परिवार व्यवस्था को अधिक आलोचनात्मक रूप से देखने को प्रेरित करती हैं। परिवार में महिलाओं के साथ यौनिकता, शारीरिक, आर्थिक और नागरिक के रूप में असमान व्यवहार किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था ने महिलाओं पर सेक्सुअलिटी का पितृसत्तात्मक विचार थोपा है। विषम लैंगिक विवाहों में महिलाओं को पुरुष के अधीन के रूप में माना जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ जब विवाह की बात करते हैं, उसके आगे हेटेरोसेक्सुअल अर्थात विषम लैंगिक शब्द का प्रयोग करते हैं, मानो भारत में समलैंगिक विवाहों की भी अनुमति है। संविधान ये अनुमति नहीं देता, लेकिन चंद्रचूड़ को संविधान से क्या लेना देना। वे तो अमेरिका में बैठे अपने वैचारिक गुरुओं की कही बातों की जुगाली कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिन अमेरिकी लेखिका कैथरीन मैकिनन को उद्धृत किया है, उनकी पहचान ही कट्टरपंथी मार्क्सवादी फेमिनिस्ट के रूप में है। ईसाई समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना गया है। इसी तरह पश्चिमी देशों में परिवार व्यवस्था भारतीय परिवारों से बहुत अलग है। हो सकता है कि इनकी बातें पश्चिमी ईसाई देशों के लिए उपयुक्त हों, लेकिन उन्हें भारतीय समाज पर थोपना कहाँ तक उचित है। ऐसी बातें कहते हुए चंद्रचूड़ कभी इस्लामी समाज में महिलाओं से भेदभाव पर कोई टिप्पणी नहीं करते। सोचिए कि चंद्रचूड़ अमेरिका और हार्वर्ड के वामपंथी लेखकों को ही क्यों कोट करते हैं। क्या उन्हें किसी भारतीय विद्वान लेखक अर्थात धर्म ग्रंथ की बात भारतीय समाज पर लागू करने योग्य नहीं लगती? चंद्रचूड़ अपने निर्णय में बार बार कहते हैं कि समाज में महिलाओं को बराबरी का स्थान न मिलने के लिए विवाह की संस्था दोषी है। ये एक वामपंथी विचार है। परिवार तोड़ने के अपने अभियान में उन्हें विवाह की संस्था सबसे बड़ी बाधा दिखाई देती है। जस्टिस चंद्रचूड़ के विचार से विवाह महिला की सेक्सुअलिटी में सबसे बड़ा बाधक है, लेकिन वह इस बात पर मौन है कि क्या विवाह पुरुष के यौनाचार को भी नियंत्रित नहीं करता। अगर वे चाहते हैं कि महिलाएं और पुरुष विवाह के बाद भी जिसके साथ चाहे उसके साथ सोए, तो फिर विवाह का औचित्य क्या रह जाता है। इस निर्णय को पढ़ते हुए लगता है कि ये सीधे हार्वर्ड से लिखकर आया है। प्रश्न व्यभिचार का है, लेकिन इसमें बलात्कार, ऑनर किलिंग जैसे विषय भी घुसाए गए हैं। इसी निर्णय में कहा गया है कि कौन सा गर्भरोधक प्रयोग करना है, कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं, या बच्चे पैदा करने ही नहीं हैं, गर्भपात करवाना है। ये सारे निर्णय महिला की स्वायत्तता के अंतर्गत आते हैं। बच्चे पैदा करना पति पत्नी का साझा निर्णय होता है। दोनों के सहयोग से ही ये संभव होता है। निश्चित रूप से महिला की भूमिका प्रमुख होती है, लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि निर्णय प्रक्रिया से पुरुष को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। या हो सकता है कि चंद्रचूड़ की मानसिकता के अनुसार पुरुष सड़क पर घूमने वाले सांड की तरह होते हैं, जिनका एकमात्र कार्य मादा का गर्भधान कराना होता है। इसके बाद उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे निर्णयों का अधिक दुष्प्रभाव हिंदू परिवार व्यवस्था पर ही पड़ रहा है, क्योंकि बाकी मजहबों के लिए तो उनके पर्सनल लॉ हैं। चंद्रचूड़ हिंदू परिवार व्यवस्था को तहस नहस करने पर आमादा हैं, लेकिन सबसे विचित्र बात ये है कि वे स्वयं परिवारवाद की ही उपज हैं। उनके पिता भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चंद्रचूड़ के वकील बेटे भी सर्वोच्च न्यायालय का जज बन जाए। उनका बेटा भी उनकी तरह ही वामपंथी और वोक है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक मुकदमे में दलील देते हुए उसने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग बताया था।
संविधान और समाज की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर चंद्रचूड़ अपना विदेशी वामपंथी एजेंडा भारतीय समाज पर थोपने में जुटे हैं। दुख की बात यह है कि जब हिंदू परिवार, समाज व्यवस्था और धर्म पर आक्रमण हो रहे थे, तब हिंदुओं के वोट से बनी सरकार न्यायपालिका के सम्मान की आड़ में शुतुरमुर्ग बन गई। हिंदुओं को एक समाज के रूप में अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ या उनके जैसे वामपंथी जजों के हर निर्णय को संदेह की दृष्टि से देखें। संविधान समाज के लिए है, न कि समाज संविधान के लिए। कोई न्यायाधीश यदि संविधान में मूर्खतापूर्ण व्यवस्थाएं करता है और उसकी आड़ में पश्चिमी वामपंथी एजेंडा थोपता है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य